हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, इससे पहले हमने इस जो लेक्चर है, देखिए ये आपका बीकॉम मेन एनुअल एग्जामिनेशन 2013 कॉमर्स और सब्जेक्ट था अपना कॉरपोरेट अकाउंटिंग, जिसका पेपर कोड है C301। ठीक है, और आज इसका सेकंड पार्ट है। सिर्फ जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो हमने पहले ही ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, जिसमें हमने 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस किए थे। इस वीडियो के अंदर जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात ये थी कि कुछ क्वेश्चन हमारे बीच में रह गए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर, मुझे एक बच्चे ने बताया कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 16 दोबारा से बताइए। तो चलिए देखिए, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 तीन क्वेश्चन छूट गए थे, वो देखेंगे पहले। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि राशि जिससे अधिक एक कंपनी क्या नहीं कर सकती है, अंशों के निर्गमन द्वारा कोष नहीं जुटा सकती, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सिमम अमाउंट बियॉन्ड विच कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज फंड बाई इशू ऑफ शेयर। एक ऐसी शेयर कैपिटल है इन सभी में जिससे ज़्यादा कोई भी कंपनी, ठीक है, डिमांड नहीं कर सकती है। ठीक है, उससे ज़्यादा की शेयर इशू नहीं कर सकती है, उसे कहते हैं हम लोग नॉमिनल कैपिटल, या फिर उसे हम लोग कहते हैं मैक्सिमम कैपिटल, या फिर हम लोग उसे कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल। ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल जो कि हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एक शेयर 10 रुपये का है, कंपनी 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है, 2 रुपये यहाँ पे प्रीमियम है। ठीक है, देखिए 10 कंपनी इशू कर रही है, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 12 के लिए, तो प्रीमियम अकाउंट में कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र होनी, ये बताना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, ये है ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन, क्योंकि कंपनी इशू कर रही है 10,000 बट एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 12,000, 2,000 एक्सेस हो रही है। तो जो एक्सेस है ना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो अमाउंट रिफंड हो जाएगी, ठीक है, या फिर एडजस्टेड हो जाएगी। तो जो प्रीमियम की अमाउंट है ना 2 रुपये, वो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो जो कंपनी इशू करना चाह रही थी जितने शेयर, उससे मल्टीप्लाई करके तब फाइंड आउट कीजिएगा। तो हम लोग 2 रुपये जो कि प्रीमियम है उसकी मल्टीप्लाई जितनी कंपनी शेयर इशू करना चाह रही है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर? 20,000। और अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन अंडर का होता कि कंपनी 10,000 इशू करना चाह रही है लेकिन एप्लीकेशन आई है 8,000 के लिए, तो आप 8,000 से 2 रुपये की मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तब हम 10 से नहीं करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है कि कंपनी फोरफिटेड कर रही है शेयर को जो कि ओरिजिनली पहले इशू किए गए थे एट पार पे, और कंपनी दोबारा से जब रीशू कर रही है प्रीमियम पे। पहले 10 में सेल हुआ, फिर दोबारा से जब रीशू हो रहा है वो 11 में रीशू हो रहा है या 12 में रीशू हो रहा है। तो क्या पूछ रहे हैं हमारे से पूछा जा रहा है कि जब पुनः निर्गमित किए जाते हैं तो ऐसे प्रीमियम की राशि क्रेडिट की जाएगी। कहाँ पे क्रेडिट की जाएगी? देखिए, कंपनी अगर रीशू करती है एट प्रीमियम पे तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो ये अपनी एंट्री है। तो जो प्रीमियम है वो कहाँ पे क्रेडिट होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो ये थे क्वेश्चन नंबर जो कुछ मुझे बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 रह गए हैं, तो मैंने ये दोबारा से बता दिया आप लोगों को। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 51 पे। देखिए, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, और अगर आपका कोई भी डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा गया था कि अंशों के हरण पर प्राप्त राशि को क्रेडिट की जाती है। ठीक है, ये कह रहा है अमाउंट रिसीव ऑन फोरफिटेड। अगर अब कंपनी फोरफिचर करती है उस शेयर का तो हम लोग उसे क्रेडिट करते हैं। कहाँ पे क्रेडिट करते हैं? उसे हम लोग करेंगे क्रेडिट कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, जो अमाउंट कहाँ पे रिसीव कर रखी है हमने? फोरफिटेड में, बाद में हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं कौन से वाले अकाउंट में? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, ये थर्ड एंट्री है। अगर आपने फोरफिटेड के क्वेश्चन किए होंगे तो सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री होती है वो फोरफिटेड की, देन हम लोग करते हैं रीशू की, और उसके बाद में लास्ट
थर्ड नंबर पे करते हैं हम लोग ट्रांसफ़र की। तो ये पूछ रहा है कि जो फॉरफिटेड की अमाउंट हमारे पास है उस वाली अमाउंट को कौन से वाले अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। गलती से भी इसका कोई भी दूसरा और आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, डिस्काउंट अलाउड कर रही है ऑन रेशो ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू। देखिए कंपनी क्या है कि रेशो कर रही है अपने शेयर को। ठीक है, 10 रुपये वाला शेयर 8 रुपये में दोबारा से रेशो किया जा रहा है और कंपनी कितना डिस्काउंट दे रही है, 2 रुपये। और वो जो 2 रुपये का डिस्काउंट है वो किस पे है, ऑन री इशू पे है। तो कौन, जब हम लोग रीशू पे डिस्काउंट देते हैं तो कौन से वाला अकाउंट डेबिट करते हैं, फॉरफिटेड अकाउंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है कि अपने कर्मचारियों को, इस संचालकों को अगर कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती है कोई शेयर, तो उस वाले शेयर को हम लोग क्या कहते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर। क्वेश्चन नंबर 54 क्या दे रखा है कि अंशों की वापसी। ठीक है, अंशों की या अंशों का क्रय वापसी क्रय विशेष प्रस्ताव पारित किए जाने की तिथि से कितने दिन के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। बाईबैक ऑफ शेयर मस्ट बी कंप्लीट विद इन। ठीक है, कंपनी ने क्या किया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया है कि अब हम लोग अपने बाईबैक करेंगे शेयर को। तो ये जो काम है कंप्लीट हो जाना चाहिए कितने दिन के अंदर, 1 ईयर या फिर 12 मंथ। ठीक है, इसका राइट आंसर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59, गुडविल क्या है। गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गुडविल से संबंधित कौन सा एएस है, तो आप लिखेंगे 26। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 61 की, तो ख्याति का निर्धारण आवश्यक हो जाता है कब। देखिए कुछ बच्चों ने इसका गलत आंसर लगा दिया। उन्होंने क्या देखा कि स्वाति का जो मॉडल पेपर था उसमें ये आंसर दिया हुआ है, लेकिन कंपनी के समापन पर। ठीक है, ऑन वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। लेकिन जब आप वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप ये ध्यान नहीं दे रहे, ख्याति का निर्धारण नहीं किया जाता, ये पूछा गया था। ठीक है, उसमें कुछ और बात है, इसमें कुछ और बात है, घुमा के क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि गुडविल इज असेंशियल ऑन। ठीक है, शेयर अगर शेयर इशू करेंगे तब भी जरूरत नहीं है, फॉरफिटेड करेंगे तब भी जरूरत नहीं है, और वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी होगा तब भी गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कब जरूरत है, ऑन सेल ऑफ कंपनी, या फिर हम लोग जो है अमालगमेशन करते हैं, या फिर अब कोई पार्टनर नया एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होती है, तब जरूरत पड़ती है। तो उसका राइट आंसर ए होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62 जिसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी ख्याति के मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। इसमें वो वाला मेथड बताना है जो नॉट कनेक्टेड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से। ठीक है, तो ये हमारे जो स्टार्टिंग के ए, सी और डी तीनों रिलेटेड है, लेकिन बी नहीं है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63, व्यापार के स्वामी का उचित पारिश्रमिक औसत लाभ में से क्या कर देना चाहिए। देखिए जब हम लोग क्या निकालते हैं, अपना एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, तो क्या डिडक्ट करते हैं उसमें से, जो भी रीजनेबल रिम्यूनरेशन होता है ऑनर्स का। तो राइट आंसर ए घटाया जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन असेट्स इन कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो है अपना प्राइमरी एक्सपेंसेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका राइट आंसर ए होगा, फिक्सिशियस असेट्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66 इसमें क्या है, मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल इज। ठीक है, ख्याति निर्धारण की सर्वाधिक जो वैज्ञानिक विधि है वो कौन सी है, एन्युटी मेथड। ठीक है, वार्षिकी विधि। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अगर हम एन्युटी मेथड से निकाल लें गुडविल की वैल्यू और सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल लें, तो जो एन्युटी से आएगी वो लेस आएगी अगर कंपेयर करें किससे, सुपर प्रॉफिट मेथड से। उसके बाद चलते हैं आगे भी। देखिए सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए 68 क्वेश्चन नंबर क्या है इसके अंदर, निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट रिक्वायर
कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, निम्नलिखित में से किस में अधिलाभ की गणना की आवश्यकता नहीं है। तो देखो यहाँ पे भी सुपर प्रॉफिट है, यहाँ पे भी सुपर प्रॉफिट है, यहाँ पे भी है, सिर्फ इसमें नहीं है। तो राइट आंसर सी। उसके बाद है 69, क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल गिव हायर अमाउंट ऑफ गुडविल। अगर हमारे पास 4 मेथड है और चारों से हम लोग गुडविल फाइंड आउट करें तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी। उसके बाद देखिए क्या है दे रखा है, क्वेश्चन ये है कि यदि वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 1 से कम है, देखिए यहाँ पे ही है बस एक पॉइंट, 1 से कम है। जब आप एन्युटी टेबल देखेंगे तो एन्युटी की जो टेबल है 2 तरह की होंगी। ठीक है, एक तो वो होगी जिसमें पॉइंट से पहले, जैसे पॉइंट है यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी 1 2 3 4 5, और एक वो है एन्युटी टेबल जहाँ पे यहाँ पे 0 है और इधर वैल्यू है पॉइंट के बाद। तो इसने कहा कि एन्युटी की वो वाली टेबल जिसमें 1 से वैल्यू कम हो और फिर हमें क्या निकालना पड़ जाए, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ जाए बाय एन्युटी मेथड से। तो कैसे निकलेगा, अगर 1 से ज़्यादा होगी तो मल्टीप्लाई करके निकलेगा, और अगर 1 से कम होगी तो हम लोग क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से। ठीक है, चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71 में क्या पूछा हुआ है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो भी हमारा एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट है उसमें से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें क्या है, विच मेथड इज मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें देख के बताना है कि कौन सा मेथड है जिसके बेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर सकते हैं, तो सुपर प्रॉफिट मेथड। उसके बाद चलते हैं 73 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है कि वर्ष 2022 में चोरी के कारण 1000 रुपये की हानि हुई। तो ये क्या है, ये एक अपना एबनॉर्मल लॉस है। तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा 1 लाख रुपये से। क्यों, क्योंकि इस जो ये हानि है, जो ये लॉस है, ये हमने ऑलरेडी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया हुआ है, इसे हम लोग ऐड बैक करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, देखो इसका एवरेज प्रॉफिट विल बी एडजस्टेड। तो आप इसका ना ए ना करके, देखिए इसमें ए ना करके आप इसका राइट आंसर ये लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी इंक्रीज़ है, यहाँ पे भी इंक्रीज़ है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा इंक्रीज़ होगा वो क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट में हम लोग ऐड बैक कर देंगे। मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है कि जो हमारा एवरेज एनुअल प्रॉफिट है वो कितना है, 5 लाख रुपये है, और जो स्वामी है उसे पारिश्रमिक देना है 4000 रुपये प्रति माह। ठीक है, प्रति माह पर मंथ है, और हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी पे, कितने परसेंट, 6%। और तब हमें क्या निकालना है, एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अपना प्रॉफिट 5 लाख, उसमें से माइनस करेंगे जो भी हमारा ओनर का रिम्यूनरेशंस है, उसकी जो पारिश्रमिक है, सैलरी है, जो कि 4000 रुपये पर मंथ है, इंटू 12 करेंगे। फिर उसके बाद जितना भी आएगा उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 2 लाख पे 6%। ठीक है, और इस 5 लाख में से दोनों अमाउंट माइनस करेंगे, तब जा करके हमारा आंसर आएगा बी। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, इसकी सुपर प्रॉफिट इतना है, नॉर्मल प्रॉफिट इतना है, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना होगा ये बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम लोग एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर दें तो सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, वैल्यू पुटअप कर दो, सुपर की जगह सुपर, नॉर्मल की जगह नॉर्मल, और इसे इधर ले आएंगे, इधर आएगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएंगे 39, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट।
उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। करंट असेट्स हैं और उसके बाद फिक्स असेट्स हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है और क्रेडिटर्स है। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, जो भी अपना ये टोटल है, ठीक है 5 लाख, और ये करंट असेट्स हैं, ये अपनी फिक्स असेट्स हैं, दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो गया 19। उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, उसे माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा अपना, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए क्या है, एक बिजनेस है, एक व्यवसाय है, जिसमें जो एडजस्टेड प्रॉफिट है वो 1 लाख है और कैपिटल कितनी लगी हुई है 6 लाख रुपए, और जो गुडविल फाइंड आउट करनी है 3 इयर्स मल्टीप्लाई करके तब करनी है, ठीक है, 3 इयर्स के परचेज के बेसिस पे, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10%। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे भाई, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगा, कैपिटल कितनी लगी हुई है बिजनेस में 6 लाख रुपए, नॉर्मल रेट कितनी है 10%, तो ये आ गया अपना 60,000। उसके बाद क्या है, एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट है अपना 1 लाख, तो सुपर प्रॉफिट निकलेगा, सुपर प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू इन्होंने बोला था कि सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है गुडविल को। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 40,000। उसके बाद गुडविल फाइंड आउट करेंगे किससे, मल्टीप्लाई करके 3 से, ठीक है, गुडविल इज टेकन एट 3 इयर्स परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 1 2, ठीक है 40। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है, कह रहा है कि जो अपनी वैल्यू ऑफ नेट असेट्स है बिजनेस के अंदर, जो एम्प्लॉई है या हमने कैपिटल लगाई हुई है 25 लाख है, और एवरेज प्रॉफिट फॉर द 3 इयर्स, एवरेज है ये जो कि 3 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10%। तो आप लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, जो ये कैपिटल लगी हुई है 25 लाख की, इस पर 10% अप्लाई करेंगे, तो 1 0 कैंसिल हो जाएगी, कितना आ जाएगा भाई 25 लाख का 2,50,000, और ये अपना एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेने के बाद क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट जैसे आ जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग गुडविल फाइंड आउट करेंगे बाय कैपिटलाइजेशन मेथड से, जो भी अपना ये 50,000 है से डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तब जाकर के आंसर आएगा कितना, राइट आंसर सी 5 लाख। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है कि नेट असेट्स मीन्स, इसमें पूछा हुआ कि जो हमारी नेट असेट्स है उसका क्या मीनिंग है, तो नेट असेट्स का क्या मीनिंग है डी, ठीक है, रियलाइज जो भी वैल्यू है उसमें से माइनस करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 80 है इसमें क्या दे रखा है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, किसके बेस पे हम लोग जो इंट्रिंसिक वैल्यू है या अंशों के आंतरिक मूल्य की गणना कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी। उसके बाद है 81। क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए क्या है, यदि अंशों का मूल्य लाभांश के आधार पर ज्ञात किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है यील्ड मेथड, ठीक है, क्या कहेंगे यील्ड मेथड या फिर आय विधि। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 जो कि बहुत इजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेट्स इज इंक्लूडेड इन इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, या फिर निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आंतरिक मूल्यांकन पद्धति में सम्मिलित है, ठीक है, तो किसे शामिल करते हैं ये बताना है इसके अंदर। तो ये कह रहा है इसके अंदर हम जो लेंगे वो लेंगे गुडविल को, बाकी को नहीं लेंगे। उसके बाद है 83 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइबिलिटी इज डिडक्टेड फॉर कैलकुलेटिंग नेट असेट्स, ठीक है, अगर हमें अपनी नेट असेट्स फाइंड आउट करनी है तो जो भी आउटसाइड लाइबिलिटी है उसे माइनस करेंगे। इसमें आउटसाइड लाइबिलिटी एक ही है, लोन, कैपिटल या फिर ऋण पूंजी। क्वेश्चन नंबर 84, अंडर यील्ड मेथड द वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, किसके बेस पे निकालते हैं, डिविडेंड रेट के बेस पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85, इसमें क्या पूछा हुआ है, द वैल्यू पर शेयर ऑन द डिवीजन ऑफ अमाउंट ऑफ नेट असेट्स बाय नंबर ऑफ शेयर विल बी,
कह रहा है शुद्ध संपत्तियों की राशि को अंशों की संख्या से भाग देने पर जो प्रति अंश मूल्य होगा वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इसका राइट आंसर इज बी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86, इसमें देखिए 86 में क्या दिया हुआ है कि जो हमारी फिक्स असेट्स हैं वो कितने की हैं, 3 लाख की, और जो करंट असेट्स हैं वो हैं 1,50,000 रुपये की, और करंट लाइबिलिटीज़ 50,000 रुपये की, 8% डिवेंचर्स हैं जो कितने हैं। और उसके बाद ठीक है, देखिए जो इसमें सबसे मेन पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट ये है कि ऋण पत्रों पर अदत्त ब्याज, ठीक है, 6 माह का, ये सबसे मेन पॉइंट है। देखिए यहाँ पे दे रखा है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 6 मंथ। अब समझिए, सबसे पहले देखिए हम लोग क्या निकाल लेंगे, अपनी टोटल एसेट्स फिक्स और करंट को प्लस करेंगे, ठीक है, जो कि होगी 4,50,000। उसमें से डिवेंचर आउटसाइड लाइबिलिटी को माइनस करेंगे, लेकिन लाइबिलिटी एक और भी है, कौन से वाली, इंटरेस्ट की। तो जो 15 लाख का, ये 1,50,000 रुपये के जो डिवेंचर हैं इस पे 8% से हम लोग इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे और 6 मंथ का करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा निकल के आएगा 6,000। तो 4,50,000 में से 150 एंड 6,000 को लेस करेंगे तो ये आंसर आएगा 2,44,000। इसका राइट आंसर होगा 86 का सी। ठीक है, अपना 86 का सी आंसर है। उसके बाद चलते हैं 87 पर। देखिए 87 पे क्या है, कह रहा है इफ द इक्विटी शेयर 50 रुपये का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 5%, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना होगा 25। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 फाइनल अकाउंट ऑफ ए कंपनी, जो भी कंपनी के फाइनल अकाउंट में क्या क्या आएगा। देखो ना तो खाली बैलेंस शीट आएगी, ना ही खाली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 89। देखिए 89 में क्या है कि जो शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो कब से एप्लीकेबल हुआ था, ऑन और आफ्टर, तो ये 1 अप्रैल 2014 से एप्लीकेबल हुआ था। हालांकि बन गया था ये 13 में ही, लेकिन एप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल से 2014 से। देयर आर मेन हेड, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि जो मेन हेड हैं इन द असेट्स, जो भी असेट साइड है बैलेंस शीट का पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो जो असेट साइड है उसमें जो पार्ट है वो 2 पार्ट हैं। ठीक है, अपना जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि भाई अपना जो असेट्स है उसके अंदर एक तो है नॉन करेंट असेट्स और एक है करंट असेट्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 91। देखिए 91 में क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द शेयर कैपिटल टू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल। देखिए कुछ बच्चों ने यहाँ पे भी गलती करी है, हालांकि बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि हमें पेड अप कैपिटल निकालनी है। आप खुद सोचिए कि मैं आपसे 10 रुपये मांग रहा हूँ, आप मेरे 2 रुपये नहीं दे रहे हैं, तो आप कितने पेड अप कर रहे हैं 8 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना था कि जो भी टोटल कॉल्ड अप कैपिटल है उसमें से क्या माइनस करना था, कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो आपका क्या निकल के आता, पेड अप कैपिटल। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 92 जिसमें पूछा हुआ है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो प्रेस्क्राइब किया हुआ शेड्यूल 3 के अंदर कौन से वाली फॉर्म में, तो ये कौन सी फॉर्म है, वर्टिकल। ठीक है, पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल हुआ करता था, लेकिन अब वर्टिकल होने लगा। वर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले लाइबिलिटी है यहाँ पर और फिर असेट्स हैं। ठीक है, इस शेप में बनता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, 93 में क्या है, जो फॉर्मेट पूछा हुआ है इसके अंदर, जो अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है शेड्यूल 3 के अंदर पार्ट 2 के अंदर, वो कौन सी फॉर्म में है, तो वो है वर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे जैसे रिवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, तो इस तरह से मिला करके कुछ बनाया हुआ है। तो ये क्या है, कैसे बनेगा, ये भी वर्टिकल फॉर्म में है, कुछ बच्चों ने इसे हॉरिजॉन्टल कर दिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94, जो प्रोविडेंट फंड है। ठीक है, जो हमारा प्रोविडेंट फंड है ये पूछ रहा है कि ये क्या है, तो प्रोविडेंट फंड क्या है, हमारा एक प्रोविज़न है, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है
और ये पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए बनाया जाता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, प्रोविजन। प्रपोज डिविडेंड, यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो प्रपोज डिविडेंड है वो कौन सी लाइबिलिटी है या क्या है, तो वो हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है या फिर ये प्रपोज डिविडेंड है, और इसकी जो लाइबिलिटी है वो नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर पे हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसे क्या कह रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 96 में देखिए थोड़ा सा डाउट है, सिंकिंग फंड इज ए, ठीक है, ये कह रहा है इज ए सरप्लस, ये सरप्लस भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग देखें, देखिए बनता तो सरप्लस से है, सिंकिंग फंड बनता कहाँ से है, सरप्लस के प्रॉफिट से, लेकिन ये एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है, तो इसका आंसर प्रोविजन भी हो सकता है। देखते हैं जब आंसर की आएगी तो वहाँ पे क्या आंसर होगा, लेकिन अभी अगर हम लोग रिफ्रेशर की बात करें तो वहाँ पे सरप्लस है, लेकिन अगर थोड़ा देखा जाए तो इसका आंसर ए होना चाहिए, प्रोविजन। उसके बाद ये हमारा लास्ट पेज है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो एडवांस टैक्स है, ठीक है, एडवांस टैक्स को हम लोग बैलेंस शीट में कहाँ पे शो करेंगे, असेट्स पार्ट में ऑफ द बैलेंस शीट और करंट अदर असेट्स के अंदर। उसके बाद है सेक्शन पूछा गया इसमें कि कौन सा सेक्शन है सब्सिडरी कंपनी का, ठीक है, जो सहायक कंपनी होती है उसमें कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, कौन सी धारा एप्लीकेबल होगी, तो 287। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पे पूछा गया है कि जो पेरेंट कंपनी नाम दिया है, ठीक है, होल्डिंग कंपनी को वो किसने दिया है, तो वो दिया है ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 इशू बाई ICAI, ठीक है, इसका RBI तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, और ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट का 100 क्वेश्चन, ठीक है, सबसे लास्ट का क्वेश्चन है। देखिए हमने इसमें जो है वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और सही तरीके से आंसर बताए जाएं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई एरर रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 100। देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक सूत्रधारी कंपनी द्वारा मिश्रित चिट्ठा और मिश्रित, ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। सेक्शन कौन सा लगेगा, सेक्शन एप्लीकेबल होगा यहाँ पर 129 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, ठीक है गाइज। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।